नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा की कामकाज की शैली, अर्थात जिस संविधान सभा का निर्माण किया गया था संविधान लेखन के लिए, उस संविधान सभा में किस प्रकार से कार्य को अंजाम दिया गया और इस कार्य को करने के लिए संविधान के सभी माननीय सदस्यों द्वारा किस प्रकार की शैली को या कार्य प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। आमतौर पर ऐसा माना गया था कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था और उस संविधान सभा के गठन के बाद संविधान लेखन के लिए बनी विभिन्न समितियों के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण करना ये एक व्यवहारिक कठिनाई थी और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए संविधान सभा द्वारा जिस प्रकार की कार्य प्रणाली को अंजाम दिया गया वो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। तो हम देखते हैं कि यह किस प्रकार की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए संविधान सभा ने अपनी कार्य प्रणाली को अंजाम दिया था। भारतीय संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी हुई थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी, बल्कि संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों, इन सब बातों पर भी उसका विशेष रूप से ध्यान था कि किस प्रकार से विभिन्न प्रारूप समितियों में सदस्यों को गठित किया जाए या मनोनीत किया जाए ताकि एक उद्देश्यपूर्ण संविधान निर्माण हो सके। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे हुए मूल्यों में ही संविधान की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। अर्थात जिस प्रकार से जिस प्रक्रिया और तरीके के द्वारा संविधान सदस्यों को विभिन्न प्रारूप समितियों की जिम्मेदारी दी गई थी, तो ऐसे सदस्यों का मनोनयन होना ही संविधान सभा की लोकप्रियता का आधार माना गया, क्योंकि जब सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चुनाव अगर हो जाता है तो वह कार्य निश्चित रूप से सफलता का द्योतक प्रदान करता है। इसलिए आगे हम देखते हैं कि जहां एक और प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी भी सभा के लिए वांछनीय बात है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों और इस सहभागिता के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं हों। अर्थात व्यक्ति का चुनाव हो गया, समुदाय विशेष का प्रतिनिधि आपने चुन लिया, केवल वो इस बात को ही दृष्टिगोत नहीं रखता है बल्कि इससे आगे भी उसका प्रतिनिधित्व कारगर साबित होना चाहिए। जैसा कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रख कर के विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्राय परस्पर मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। अर्थात जो भी उस संविधान सभा और प्रारूप समितियों के मनोनीत सदस्य थे उनमें वैचारिक मतभेद रहते थे, कार्य प्रणाली के तरीकों पर मतभेद होते थे, लेकिन वह मतभेद केवल व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं थे, वो संविधान की सर्वोच्चता को सिद्ध करने के दृष्टिकोण से थे। इसलिए व्यक्तिगत सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का मतभेद
उन्होंने हावी नहीं होने दिया। इसी आधार पर आगे हम कह सकते हैं कि ये जो मतभेद वास्तव में सभी सदस्यों के बीच में थे वो एक वैधानिक या वेद सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक बार ऐसे भी मतभेद थे जिसके कारण से भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। ये एक प्रश्न है कि जब संविधान में शासन संचालन की व्यवस्था को लेकर के विचार विमर्श चल रहा था विभिन्न सदस्यों में, तो कुछ सदस्य संविधान सभा के चाहते थे कि भारत में एक एकीकृत या केंद्रीयकृत शासन प्रणाली संचालित रहनी चाहिए, जबकि संविधान सभा के दूसरे पक्ष के लोग ये चाहते थे कि भारत के अंदर एक विकेंद्रीयकृत शासन प्रणाली होनी चाहिए। और ये दोनों के अपने अपने विचार थे, लेकिन एक सामूहिक रूप से फैसला होने के लिए सभी ने जब अपने तर्क रखे तो जिस बात में सार्थकता थी उसी की बात को संविधान ने अपनाया, अर्थात भारतीय संविधान में केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था के स्थान पर विकेंद्रीयकृत शासन व्यवस्था को अपनाया, जिसके फलस्वरूप राज्यों के बीच में विभिन्न प्रकार के परस्पर संबंध स्थापित कैसे होंगे, न्यायपालिका को क्या क्या शक्तियां प्रदान की जाएगी, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी माना जाएगा। लगभग उन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा करने के बाद ही भारत के आधुनिक राज्य की बुनियाद टिकी हुई थी। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया, और वो प्रावधान था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अर्थात इस बात पर संविधान सभा के सभी सदस्य एकमत थे, इसमें किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं था, इसलिए ये निर्विरोध रूप से ये पारित हो गया। इसके साथ साथ ही इस बात का द्योतक करता है ये शब्द, यानी कि वयस्क मताधिकार से तात्पर्य क्या है कि देश में सभी धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। सदस्यों में इस पर वाद विवाद आवश्यक नहीं माना कि किसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त जितने भी विषय संविधान सभा के समक्ष आए उन सब में गहनता से विचार विमर्श हुआ, वाद विवाद भी हुआ, और वाद विवाद के बाद में जो सार्थक विश्लेषण हुई, बात निकल करके आई, उसी बात को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से मानते हुए संविधान के भाग के रूप में जोड़ी गई। इस सब व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए संविधान सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया और कोई व्यवहारिक रूप हम नहीं देख सकते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हर संविधान के हर विषय पर, हर अनुच्छेद पर गहन विचार विमर्श, तमाम मतभेदों के बाद भी उसको जब सर्वसम्मति से पारित किया गया, तब सभी प्रकार के जो मतभेद थे या दूसरी विचार रखने वाले लोग थे, उन्होंने भी उसको आत्मसात किया, और ये आत्मसात करना ही संविधान सभा के लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा स्थापित करता है। इसीलिए कहते हैं कि संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वे सार्वजनिक हित का काम कर रही थी। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफ़ी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण भी बताए, और अपनी सोच के पक्ष में दूसरों के तर्कपूर्ण संवाद स्वार्थ व संकीर्णता से ऊपर उठा हुआ देख सकते थे। संविधान सभा में हुई चर्चाएं कई मोटे मोटे खंडों में समय समय पर प्रकाशित भी हुई, और हर अनुच्छेद को लेकर जैसी विस्तृत और बारीकी से चर्चा हुई, बातचीत हुई, वह इस बात को साबित करती है
कि सार्वजनिक विवेक की भावना इस बात का प्रामाणिक ढंग से स्पष्ट करने या सामने लाने का कार्य करती है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये सभी बहसें जो संविधान सभा में हुई वे फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में माने जाते हैं। आज इस विषय के आधार पर हम एक सरल रूप से विश्लेषित कर सकते हैं कि संविधान सभा की जो कामकाज का जो तरीका था वो एक सर्वानुमति का था, अर्थात विभिन्न बातों को जब संविधान में जोड़ने की विषय आता था तो सभी लोगों में या संविधान के सदस्यों में व्यापक मतभेद होते थे। सब अपने अपने विचार से अपनी बात को स्पष्ट करते थे, विश्लेषित करते थे, लेकिन जब किसी एक विषय पर सार रूप से सर्वानुमति बनती थी तो फिर सभी सदस्यों उस पर सहमति व्यक्त करते थे, चाहे वह उस पर आंतरिक रूप से सहमत हो या नहीं हो, क्योंकि जो भी बात संविधान में जोड़ी जाएगी वो सभी के लिए राष्ट्रहित को दृष्टिकोण मानते हुए रखी गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी वो पूर्ण रूप से पारदर्शी और एक निर्वाचित प्रणाली थी, जिसको संविधान सभा के सदस्यों ने बखूबी रूप से अपने कार्य को अंजाम देने तक जारी रखा। और यही बात हम कह सकते हैं कि इन सभी के कारण आज भारतीय संविधान की श्रेष्ठता दुनिया में साबित हो सकी है।